नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स हिंदी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी अध्याय पर बात करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हम इसके हर पहलू को मतलब इसका विस्तार, इसकी खोज, नगर योजना और सामाजिक आर्थिक जीवन को एक एक करके समझेंगे। और ये पूरी चर्चा एग्जाम ओरिएंटेड होगी ताकि रिवीजन में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये सभ्यता आखिर थी क्या? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ नगरीय शब्द पर जोर देना जरूरी है ना, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, सुनियोजित शहर। बिल्कुल। और सिर्फ पुरानी ही नहीं, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया की सबसे विशाल प्राचीनतम सभ्यता थी। अच्छा, तो इसका समय क्या माना जाता है? मतलब कब थी ये सभ्यता? इसका जो सबसे मान्य काल निर्धारण है वो रेडियो कार्बन यानी C14 पद्धति से किया गया है। C14 डेटिंग, जिससे पुरातात्विक चीजों की उम्र पता चलती है। जी। और उसके हिसाब से इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच तय किया गया है। तो अब जरा इसके भौगोलिक विस्तार पर आते हैं। आपने कहा कि ये दुनिया की सबसे विशाल सभ्यता थी। हाँ, ये एक कांस्युगीन आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी जिसका विस्तार सच में बहुत बड़ा था। एक मिनट, कांस्युगीन मतलब इस समय कांसे का इस्तेमाल होता था, और आद्य ऐतिहासिक का क्या मतलब है? आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है कि हमें लिपि तो मिली है पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा। और ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति को दिखाती है। और इसका पूरा क्षेत्र मैंने पढ़ा है एक त्रिभुज के आकार का था। हाँ, लगभग त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जी, जो उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो उससे भी बड़ा था। और इसकी सीमाएं कहाँ तक थीं? मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम? उत्तर में ये जम्मू में मांडा तक फैली थी। दक्षिण में दायमाबाद, जो नर्मदा के मुहाने पर है, महाराष्ट्र में। हाँ। और पश्चिम में सुतकागिंडोर, जो बलूचिस्तान के मकरान तट पर है, और पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक। कमाल है, कितना विशाल क्षेत्र था। तो इसकी खोज कैसे हुई? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, पर तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर असल काम शुरू हुआ 1921 में। तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। उन्हीं के निर्देशन में इस स्थल का सही ज्ञान हुआ। और क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अच्छा, तो ये सभ्यता बनाई किसने थी? मतलब कौन लोग थे ये? देखिए, इसके निर्माताओं का पता लगाने का जो मुख्य स्रोत है वो है कंकाल। और सबसे ज्यादा कंकाल मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो उन कंकालों से क्या पता चला? उनके परीक्षण से ये पता चला है कि सिंधु सभ्यता में करीब 4 तरह की प्रजातियां रहती थीं। 4 प्रजातियां? हाँ। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, जिन्हें मेडिटेरेनियन कहते हैं, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। और इनमें से सबसे ज्यादा कौन थे? सबसे ज्यादा कंकाल भूमध्य सागरीय प्रजाति के मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शायद वही इस सभ्यता के मुख्य निर्माता थे। अब आते हैं उस चीज पर जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, इनकी नगर योजना। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ही उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम कहते हैं। एकदम सही। और हर नगर मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता था। एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। जी, पश्चिमी टीला ऊंचाई पर होता था लेकिन छोटा होता था। इन पर किले या दुर्ग बने होते थे, इसीलिए इसे नगर दुर्ग भी कहते हैं। और पूर्वी टीला? पूर्वी टीला निचले हिस्से में था पर आकार में बड़ा होता था। इसमें आम लोग जैसे व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और मजदूर रहते थे। तो क्या ये दोनों टीले दीवारों से घिरे होते थे? आमतौर पर तो सिर्फ पश्चिमी टीला यानी नगर दुर्ग ही एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, पूर्वी टीला नहीं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी थे, है ना? ये एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कालीबंगा में नगर क्षेत्र मतलब पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और लोथल और सुरकोटोडा? लोथल और सुरकोटोडा में तो अलग अलग टीले ही नहीं मिले,
वहां पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। और एक शहर ऐसा भी था जहां कोई किलेबंदी ही नहीं थी। हाँ, चन्हूदड़ो। ये एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, और ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर आता है। और धौलावीरा, वो तो इन सबसे अलग था। बिल्कुल, धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं भवन निर्माण की। इनके घर कैसे होते थे? मैंने पढ़ा है कि ये लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे और उनका एक तय आकार होता था। हाँ, वैसे तो कई तरह की ईंटें इस्तेमाल होती थी, पर सबसे प्रचलित आकार 4-2-1 के अनुपात का था। और घरों के दरवाजे और खिड़कियां वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। नहीं, ज्यादातर घरों के दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलते थे, शायद धूल और शोर से बचने के लिए। पर इसका भी एक अपवाद था, लोथल। एकदम सही। लोथल, जो एक बंदरगाह था, वहां दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, शायद व्यापारिक सुविधा के लिए। और धौलावीरा में एक साइन बोर्ड जैसी चीज भी मिली है। हाँ, धौलावीरा में मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक बड़ा उत्कीर्ण लेख मिला है, जिसे साइन बोर्ड माना जाता है। ये हड़प्पा लिपि का अब तक का सबसे बड़ा नमूना है। इसमें 10 संकेताक्षर हैं। अब आते हैं इनकी जल निकास प्रणाली पर, जो आज के समय में भी एक मिसाल है। सच में, सड़कों के दोनों तरफ नालियों के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और घरों का पानी इन नालियों तक कैसे पहुंचता था? घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां मुख्य नालियों के नीचे मोरियां यानी मैनहोल्स बने हुए थे। मैनहोल्स भी थे? कमाल है। हाँ, और ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थीं ताकि सफाई हो सके। और ईंटों को जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता था? जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे और जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण इमारतों की बात करते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। बिल्कुल, वो मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, द ग्रेट बाथ। और उससे भी बड़ी कोई इमारत थी? हाँ, अन्नागार यानी ग्रेनरी। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो अगर समाज इतना व्यवस्थित था तो इसे चला कौन रहा था? कोई राजा था? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस पर अलग अलग मत हैं। जैसे कि डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान व्यापार पर दिया, तो हो सकता है शासन वणिक वर्गों यानी व्यापारियों के हाथ में हो। और दूसरे इतिहासकारों का क्या मानना है? इतिहासकार हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। मैके के अनुसार जनप्रतिनिधि का शासन था। और एक जुड़वा राजधानियों वाला कथन भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो स्टुअर्ट पिगट का है। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की ट्विन कैपिटल्स या जुड़वा राजधानियां कहा है। ये कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राजनीतिक स्थिति साफ नहीं है। सामाजिक स्थिति के बारे में क्या पता है? हमें मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। इससे लगता है कि सिंधु समाज शायद मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक था। और समाज क्या कई वर्गों में बटा था? हाँ, ऐसा लगता है। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, ऐसे कई वर्ग रहे होंगे। इनमें व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है। एक और खास बात है कि यहाँ योद्धा वर्ग का कोई खास सबूत नहीं मिला। सही कहा, कोई बड़ी सेना या उन्नत हथियार नहीं मिले हैं। और सती प्रथा के बारे में भी कुछ अनुमान लगाए गए हैं। हाँ, लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल शवाधान मिला है, मतलब स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। इसी से विद्वानों ने सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। अच्छा, और स्वास्तिक का निशान वो भी यहीं से आया है? हाँ, आज जो स्वास्तिक का निशान प्रचलित है वो हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित था। इन लोगों की जीवन शैली कैसी थी? मतलब खान पान, पहनावा? वे खाने पीने और आभूषणों के शौकीन थे। ऐसा लगता है कि वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और गहने? आभूषण सोने, चांदी और माणिक्य के बनाए जाते थे। गरीब लोग शायद शंख, सीप या मिट्टी के आभूषण पहनते होंगे। हाथी दांत का भी इस्तेमाल होता था। हाँ, हाथी दांत और शंख का उपयोग गहने और चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। और क्या सिर्फ महिलाएं ही गहने पहनती थी? नहीं, ये खास बात है। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। अब आते हैं इनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार के संतुलन पर ही आधारित थी। ये लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? ये लोग करीब 9 तरह की फसलें उगाते थे। गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज वगैरह। और कपास की खेती तो इनकी बहुत बड़ी देन है। बिल्कुल, दुनिया में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। खेती के लिए क्या उपकरण इस्तेमाल करते थे?
हल वगैरह मिला है? देखिए, कोई फावड़ा या लोहे का फाल तो नहीं मिला है। शायद ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। लेकिन इसके कुछ अप्रत्यक्ष सबूत तो मिले हैं। हाँ, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और बनावली से मिट्टी का हल जैसा एक खिलौना मिला है। और चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? चावल की खेती का प्रमाण लोथल और रंगपुर से मिला है। कृषि के अलावा पशुपालन भी जरूर होता होगा? हाँ, बिल्कुल। बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर जैसे जानवर पाले जाते थे। और इनका सबसे प्रिय पशु कौन सा था? मुहरों पर सबसे ज्यादा किसका चित्र है? कुबड़ वाला सांड, वो इनका सबसे प्रिय पशु लगता है। हाथी और ऊंट भी थे? हाथी को पालतू बना लिया गया था और ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से मिली हैं। घोड़े को लेकर हमेशा एक विवाद रहता है, क्या घोड़ा था या नहीं? देखिए, साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और सुरकोटड़ा से घोड़े का अस्थि पंजर भी मिला है। तो फिर विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि घोड़ा पालने का कोई स्पष्ट या व्यापक प्रचलन का प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा नहीं लगता कि घोड़ा उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। ये तो जाहिर है कि इनकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। तो लेन देन कैसे होता था? व्यापार जो था वो विनिमय प्रणाली पर यानी बार्टर सिस्टम पे आधारित था। एक सामान के बदले दूसरा सामान। जी। और देश के अंदर व्यापार के लिए बैलगाड़ी और पशुओं का इस्तेमाल होता था। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल परिवहन से होता था। तो इनके बंदरगाह भी रहे होंगे? हाँ, प्रमुख बंदरगाह थे लोथल, सुतकागेंडोर, बालाकोट और अल्लादीनो। और इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या सबूत हैं? इसका सबसे बड़ा सबूत मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है, जहां मेलुहा के साथ व्यापार की चर्चा है। और मेलुहा सिंधु क्षेत्र को ही कहा गया है। हाँ, ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं। उन अभिलेखों में दिलमुन यानी आज का बहरीन द्वीप का भी जिक्र है, जो सिंधव और मेसोपोटामिया के बीच एक मध्यस्थ बंदरगाह था। तो अब ये जानते हैं कि ये लोग बाहर से क्या-क्या मंगवाते थे। ये आयातित वस्तुएं एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले सोना। ये अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक की कोलार खानों से आता था। और चांदी? चांदी ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से आती थी। तांबा तो राजस्थान से आता था, है ना? हाँ, तांबा खेतड़ी की खानों से और बलूचिस्तान से भी आता था। टिन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। एक कीमती पत्थर होता है लाजवर्द, लैपिस lazuli। हाँ, वो कहाँ से आता था? लाजवर्द बदख्शा से आता था, जो अफगानिस्तान में है। और फिरोजा या सीसा? ये ईरान से आयात होता था। शंख और कौड़ियां तो समुद्री इलाकों से ही मिलती होंगी। जी, ये सौराष्ट्र यानी गुजरात से आती थी। और एक और जरूरी चीज है सेल खड़ी, जिसे स्टीएटाइट कहते हैं, जिससे मोहरें बनती थी। वो कहाँ से मिलती थी? सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मिलती थी। तो इसमें हम शाल्पिक कला मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट, उनके मापतौल, मोहरों और लिपि के बारे में बात करेंगे। और साथ ही उनकी धार्मिक स्थिति और जो प्रमुख स्थल हैं वहां से क्या-क्या खोज हुई है, इस पर भी एक गहरी नजर डालेंगे। ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाल्पिक कला की, उद्योग और धातुओं की। हाँ, तो पहला बिंदु है कि परिपक्व सभ्यता की विशाल इमारतों से राजगिरी का प्रमाण मिलता है। बिल्कुल, और ये कोई ऐसी वैसी राजगिरी नहीं थी। मोहनजोदड़ो से ईंटों के भट्टों के अवशेष मिले हैं, मतलब वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और यही उनकी उन्नत नगर योजना का एक बड़ा संकेत है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो कांस्य युग के लोग थे। वो तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। अच्छा, और अगला पॉइंट है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही पाई गई है। जी हाँ, और हड़प्पा में नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, जो उनके व्यापार की तरफ इशारा करता है। और उनका प्रमुख उद्योग वो तो सूती वस्त्र निर्माण था। एकदम सही, उनकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत उन्नत थी। अब कला की बात चल रही है तो कुछ प्रमुख कलाकृतियों पर भी नजर डालते हैं। हाँ, तो सिंधव सभ्यता के अंतर्गत कांस्य कला, मृन्मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, मनका निर्माण और मोहर निर्माण की कला प्रचलित थी। और धातुओं से जो छोटी मूर्तियां बनती थीं, उनके लिए एक खास विधि प्रचलित थी। हाँ, मोम सांचा विधि, इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक भी कहते हैं। ये बहुत ही उन्नत तकनीक थी। और इसी तकनीक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है मोहनजोदाड़ो से मिली वो नर्तकी की मूर्ति। बिल्कुल, नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा। और मोहनजोदाड़ो से ही एक और मशहूर मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, जिसे पुजारी माना जाता है।
हाँ, और हड़प्पा एवं चन्हूदड़ों से कांसे की गाड़ियां मिली हैं। और व्यापार के लिए लोथल बहुत महत्वपूर्ण था। वहां से मिट्टी से बनी नाव के 5 नमूने मिले हैं। अच्छा, और उनके मिट्टी के बर्तनों के बारे में क्या? मिट्टी के बर्तन ज्यादातर सादे होते थे, उन पर लाल पट्टी होती थी और साथ में काले रंग से चित्रकारी भी मिलती थी। और चित्रकारी में क्या बनाते थे वो? ये दिलचस्प है। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन, मतलब पेड़ पौधों के चित्र पशुओं की अपेक्षा ज्यादा हैं। चलिए, अब बात करते हैं माप तौल यानी वेट्स एंड मेजर्स की। ये भी बहुत व्यवस्थित था। बहुत ज्यादा। तौल की इकाई 16 के आवर्तकों में होती थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640, इस तरह से। और कमाल की बात यह है कि 16 के अनुपात की ये परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही है। हाँ, पुराने जमाने में जो 16 आने का सिस्टम था वो शायद यहीं से आया हो। और बांट भी कई तरह के थे, घनाकार, वृत्तुलाकार, बेलनाकार। जी, शंक्वाकार और ढोलाकार भी। और वो सिर्फ तौलना ही नहीं, मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। हाँ, जैसे मोहनजोदाड़ो से सीप मतलब शेल का पैमाना मिला है। और लोथल से हाथी दांत यानी आइवरी से बना पैमाना मिला है। ये उनकी सटीकता को दिखाता है। अब आते हैं मोहरों यानी सील्स पर। ये तो हड़प्पा सभ्यता की पहचान है। बिल्कुल, ये उनकी सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरें मिल चुकी हैं। उनमें से लगभग 500 तो अकेले मोहनजोदड़ो से मिली हैं। हाँ, आमतौर पर ये मोहरें चौकोर होती थीं, उन पर लेख और पशु की आकृति दोनों होती थीं। अच्छा, और बेलनाकार मोहरों पर? बेलनाकार मोहरों पे ज्यादातर सिर्फ लेख होते थे। ये बनती किस चीज से थी? अधिकांश मोहरें सेलखड़ी यानी स्टीयरटाइट की बनी होती थीं। ये एक मुलायम पत्थर होता है, पर कुछ गोमेद, मिट्टी और चर्ट की भी बनी थीं। और इन पे सबसे ज्यादा चित्र किस जानवर का है? ये सवाल बहुत आता है। सबसे ज्यादा चित्र एक सींग वाले सांड यानी यूनिकॉर्न का है। ये उनका सबसे आम पशु चिन्ह था। मोहरों पर लेख की बात हुई तो अब सिंधु लिपि पर आते हैं। ये आज भी एक रहस्य है। बिल्कुल, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक अक्षर हैं। और ये लिपि भाव चित्रात्मक है, मतलब हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हाँ, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है और इसकी लेखन पद्धति बहुत अनोखी है, बोस्ट्रोफेडॉन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर और फिर अगली लाइन में बाईं ओर से दाईं ओर, जैसे किसान खेत जोतता है। अच्छा, और लिपि पर सबसे ज्यादा कौन सा चिन्ह इस्तेमाल हुआ है? सबसे ज्यादा चिन्ह यू आकार का है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1833 में मिला था, पर ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब उनके धार्मिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। उनके विश्वास और उपासना के तरीके क्या थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करते थे। हाँ, और बड़ी संख्या में ताबीजों की प्राप्ति हुई है, जिससे पता चलता है कि वो भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी विश्वास करते थे। उनकी प्रमुख उपासनाएं कौन-कौन सी थीं? मातृ देवी की उपासना सबसे प्रमुख थी। इसके अलावा लिंग एवं योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा और जल पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शायद धरती को उर्वरता की देवी मानने का प्रतीक है। क्या वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? ऐसा लगता है। भक्ति और परलोक जैसी अवधारणा और पुनर्जन्म में विश्वास के संकेत मिले हैं। लेकिन एक बहुत ही अनोखी बात है। जी, और वो ये है कि इस सभ्यता में कहीं से किसी भी मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। ये वाकई में बहुत अजीब है। अब बात करते हैं पशुपति शिव की। हाँ, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर पद्मासन मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष है। और उसकी क्या विशेषताएं हैं? उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसकी बाईं ओर गैंडा और भैंसा है और दाईं ओर हाथी और बाघ। बिल्कुल, और आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसे ही पशुपति शिव का रूप माना गया है। इसके अलावा कालीबंगा से अग्नि वेदिका का साक्ष्य भी तो मिला है। हाँ, मिला है। और स्वास्तिक एवं चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक माने जाते हैं, जो उस समय भी मौजूद थे। इतनी उन्नत सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब सीधा नहीं है।
सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं था। तो अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत है इस पर। हाँ, जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर बाहरी और आर्यों के आक्रमण को कारण मानते हैं, और जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव बाड़को, ऑरेलस्टाइन और एएन घोष जलवायु परिवर्तन को वजह बताते हैं। एमआर साहनी भूगर्भीय परिवर्तन, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता, लिस्ट लंबी है। हाँ, केयूआर कनेडी प्राकृतिक आपदा को मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक कारणों को ही मानता है। तो अब देखते हैं कि इस महान सभ्यता की देन क्या है, हमें विरासत में क्या मिला। सबसे पहले तो दशमलव पद्धति पर आधारित माप-तौल प्रणाली और नगर नियोजन तथा नालियों की बेहतरीन व्यवस्था। धार्मिक क्षेत्र में बहुदेवतावाद, मातृदेवी की पूजा, शिव पूजा, ये सब वहीं से आया। वृक्ष पूजा, पशु पूजा, लिंग एवं योनि पूजा भी। बिल्कुल, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, ये सब उनकी देन है। स्वास्तिक चक्र जैसे प्रतीक भी। हाँ, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग और बहुफसली कृषि और बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, ये सब उनकी विरासत का हिस्सा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रमुख स्थल और वहां से मिली खोजें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी। हाँ, स्थिति है रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या-क्या साक्ष्य मिले हैं? श्रमिक निवास, 16 भट्टियां, कांसे की इक्का गाड़ी और दर्पण, 6-6 की 2 कतारों में बने अन्नागार। और R37 कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है। बिल्कुल, और शंख का बना बैल और उर्वरता की देवी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। हाँ, 1922 राखलदास बनर्जी। ये सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में है, पाकिस्तान में। इसका मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ के साक्ष्य तो बहुत प्रसिद्ध है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, हाँ, और वो कांसे के नग्न नर्तकी की मूर्ति, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा और शतरंज की गोटियां भी। दाढ़ी वाला साधु, पशुपति की मुहर और हाथी का कपालखंड भी यहीं से मिला है। बिल्कुल। अब आते हैं व्यापारिक और औद्योगिक नगरों पर। इसमें सबसे पहले लोथल, 1957, रंगनाथ राव। ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ की सबसे बड़ी खोज तो गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह है। हाँ, डॉकयार्ड। इसके अलावा युगल समाधान, मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाने का साक्ष्य, धान की खेती के साक्ष्य और मनका बनाने का कारखाना। सोने के मनके भी मिले। हाँ, और सुमेरियन मूल की अग्निय नलिका भी। अगला स्थल है चन्हूदड़ो, 1931, एनजी मजुमदार। ये भी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। ये एक औद्योगिक शहर था, एक मोहर उत्पाद केंद्र। यहाँ से मनके का कारखाना मिला है और लिपस्टिक का साक्ष्य भी मिला है। हाँ, और यहाँ दुर्ग का अभाव था, ये इसकी खास बात है। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पदचिन्ह, काजल और दवात भी मिले हैं। अब सुतका गेंडोर, 1927, ऑरेलस्टाइन। ये दाश्क नदी भी किनारे बलूचिस्तान में है। ये एक तटीय व्यापारिक चौकी थी। यहाँ से राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। सही। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कुछ और प्रमुख स्थलों की बात करते हैं, खासकर गुजरात और राजस्थान के। तो सबसे पहले कालीबंगा। जी। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की और उत्खनन बीबी लाल ने। हाँ। और यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और भूकंप का साक्ष्य, अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, कच्ची और अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। और कालीबंगा का मतलब ही है काले रंग की चूड़ी। अब आते हैं धोलावीरा पर। 1959 और फिर 90 में जेपी जोशी और आरएस बिष्ट। धोलावीरा की सबसे बड़ी खासियत है कि ये शहर 3 भागों में विभाजित था। और यहाँ से एक खेल का मैदान यानी स्टेडियम मिला है, पत्थर की नेवले की मूर्ति, उन्नत जल संचयन प्रणाली, एक सफेद कुआं और सबसे बड़ा अभिलेख, जिसे दुनिया का पहला साइन बोर्ड भी कहते हैं, वो भी यहीं से मिला है। अगला है सुरकोटड़ा, 1954, जेपी जोशी। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है वो है घोड़े की हड्डियां और बर्तन में शवाधान। और देसलपुर, ये केवी सौंदरराजन ने खोजा था, कच्छ, गुजरात में। अब हरियाणा और पंजाब के स्थलों की बात करते हैं। सबसे पहले बनावली, 1973, आरएस बिष्ट। बनावली से मिट्टी का हल मिला है, जौ,
तांबे की मछली पकड़ने की बंसी। स्वर्णपट, सोने की कसौटी और पहिए के निशान भी मिले हैं। बिल्कुल। अब राखीगढ़ी 1963 सूरजभान। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हाँ, और यहाँ से प्राक एवं परिपक्व हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। अब रोपड़ 1953 यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और एक बहुत खास चीज मिली है। क्या? कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य। अच्छा। फिर है कुणाल 1994 SR राव। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। और भगवानपुरा 1975 JP जोशी। यहाँ से सफेद, काली और आसमानी रंग की चूड़ियां मिली हैं। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, जैसे आमरी 1929 NG मजूमदार। यहाँ से बारहसिंघा का नमूना मिला है। और कोट दीजी 1953 फजल अहमद। यहाँ से पत्थर की नींव वाले घर, पत्ती के आकार का बाणाग्र और गहनों का जखीरा मिला है। रंगपुर 1953 रंगनाथ राव। रंगपुर से धान की भूसी मिली है और घोड़े की मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी की मूर्ति, और कच्ची ईंटों का दुर्ग। आलमगीरपुर 1958 यज्ञदत्त शर्मा। ये तो गंगा यमुना द्वाब का पहला स्थल था। जी हाँ, और यहाँ से रोटी बेलने की चौकी मिली है। अल्लादीनो 1976। ये एक वितरण केंद्र था। यहाँ से भी गहनों का जखीरा और पत्थर की एक विशाल दीवार मिली है। और आखिर में बालाकोट 1979 GF डेल्स। ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और एक बंदरगाह भी था। उम्मीद है ये पूरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑडियो नोट्स के लिए ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।